चलो शांत रहो, हाँ ना कहा, ठीक, बैठिए अभी यहाँ पे, शांति रहिए। देखिए आप लोगों का कल इसका क्लास हो गया है आधा, और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल नहीं आए थे। नहीं, ये तो बहाना है, बारिश लगता है 5:15 तक छूट गई थी, 5:15 तक। क्लास आपका 6 बजे से 5:30 बजे भी छूटा होगा तो आने में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सब मिला के बात ना। हम आयल हली, हम अपन VFX भेज ले लिए। हाँ, क्लोन समझता है ना, हम क्लोन आयल था, हम नहीं थे। ऐसे करता था आर पार हो रहे थे। कल है, पूछो सोनू से ना, सोनू कल सोनू हमारा छुआ ना इसे तो आर पार हो गया, क्या कि हम घरे थे। समझ में आया? नहीं आया तब चलिए यहाँ पे देखिए। देखो जो मुख्य बातें थी इस चैप्टर से संबंधित वो सब कल ही पढ़ाई हो गया, ठीक। आज हम लोगों को थोड़ा सा एक दो और लौह जो खनिज हैं और अधात्विक खनिज, उसका कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है, बस उतना ही पढ़ना है। कोई दिक्कत है क्या हो? तो चुवनिया मुस्की मार रहा है, ठीक। तो उसी को पढ़ना है और आज ही आपका क्लास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कल आप लोगों को हम इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, कल आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और इस बार सैटरडे को भी हम सोच रहे हैं कि क्लास हम ले लें, क्योंकि संडे से आपको एग्जाम शुरू हो जाएगा। हाँ जी, एकदम यूं आ रहा है, ये नहीं रहेगा पीछे वाला। वन्य जीव भी नहीं है आपका, पहले ही सब बता दिया गया। वन्य जीव से ऑब्जेक्टिव है कुछ, और वो ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको बन जाएगा। आपको पहले भी बता दिए कि आधा क्वेश्चन जो है वो आपको जो ईयरली एग्जाम हुआ है, क्वार्टरली एग्जाम हुआ है, उससे रहेगा, उसमें से भी रहेगा। उसमें हम ऑब्जेक्टिव करवाए ना, टिक आउट, आप उसको याद रखिए। पढ़ाई हो रहे चाहे न हो रहे, हम क्या बोले थे कि इसमें से कम 20-25 को ऑब्जेक्टिव रहेगा 70 में से। तब 70 में से हम कोई दे सकते हैं, आपका टिक आउट करा। याद कीजिए, 1-2 गलती हुआ था वो बाद हम सुधार करवा दिए हैं। जैसे हम नवंबर क्रांति लगवा दिए हैं, ठीक, अक्टूबर क्रांति हम करवा दिए हैं, ठीक। तो आप अपना वो याद रखिए। अब उसमें हम स्वतंत्र हैं, उस 70 क्वेश्चन में से हम कहीं से भी दे सकते हैं, चाहे आप पढ़े हो या न पढ़े हो। आपको 70 में देखना था, 70 में हमर है कि ना है। उसमें से कुछ सब्जेक्टिव भी आपको रहेंगे। अब बाकी 25 क्वेश्चन जो है वो हम खुद अपना तरफ से दिए हैं, ठीक। पागल एकदम है, करे में 70 में से 25 को रहेगा तो 20-25 को, अब बाकी जो बचा 20-25 वो हम देंगे। सब्जेक्टिव भी तुम्हारा जो है 10 गो लघु है, तो उसमें से 4-5 गो क्वार्टरली वाला में से है, बाकी हम दिए हैं। हाँ जी, 10 दूनी 20 नंबर। अब फिर तुम लोगों को है, नहीं तुम लोग को 11 गो है, 11 गो है तो 11 दूनी 22 नंबर उसका, और 7 गो सब्जेक्टिव है 4-4 नंबर के, तो 7 को 28, तो 50 नंबर हो गया। 100 नंबर का टेस्ट होगा। क्लियर? यहाँ जाए रूटीन वहाँ साटा हुआ है, कब कौन सा टेस्ट होगा आप देख लीजिए, अपने ग्रुप में भी भेजिए। हाँ 600 के होगा, क्या बोला है नहीं होगा, जोड़ के हम निकालेंगे परसेंटेज। ये बोला है, कब बोले हम? इंग्लिश वाला नंबर जोड़ के 600 पर तुनी के परसेंटेज निकाला जाएगा। कितना परसेंटेज आया है वो का रहेगा, वो आप डिसाइड कीजिएगा, हम डिसाइड करेंगे। आज आप लोगों को, आज कल में राजू सर जाएंगे स्कूल में, सर से बात करेंगे कि एक टिफिन आपको पढ़ने दे या एक टिफिन में छुट्टी दे दे 5 दिन एग्जाम के चलते। अगर मान गए तो ठीक, आप लोगों का ये एग्जाम शुरू होगा शाम के 3 बजे पूरे एकदम PM, और चलेगा ये 6:15 तक, इतना टाइम। कहाँ? ये अब आपकी समस्या है, आपको 5 बजे से उसको 10 बजे तक हम सबके अलग अलग बैठा कर टेस्ट लें। 6 बजे से पॉसिबल नहीं है। 6 बजे हम यहाँ मान लो आ गए, 1 घंटा कम से कम लगेगा सबके क्वेश्चन निकालने में। 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सबके है।
हलवा लग रहा है, कम से कम 2 घंटा लगेगा सबके क्वेश्चन निकालना सरियाने में। आपका 7-8 बज जाएगा यही क्वेश्चन करने में, यानी 4 बजे भोर में हम यहाँ आए, उठिए सुतिए। उसमें से भी कुछ बच्चा CBSE बोर्ड के है जेकर सवेरे एकदम स्कूल है, शाम वाला वो टाइम है जो सबके एडजस्ट है। तो 5 दिन आप भी एडजस्ट कीजिए, करना पड़ेगा। कभी वहाँ रहेगा तो हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से ही काम हो सकता है। सहयोग बना के चलिए। 3.25 घंटा के होगा, जिसमें 15 मिनट आपको मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और 2 से 2.5 घंटा से पहले कोई किसी का भी कॉपी जमा नहीं होगा। आपके घर में शिव चर्चा है, कोई मर गया कि जी गया कि भाग गया, कोई लेना देना हमको नहीं। एग्जाम यहाँ हॉल में एंट्री किए, आपको 2-2.5 घंटे के लिए आप यहाँ फिक्स हो गए, और नाकी नुकी के मारेंगे एकदम सराख सुकुम कि हमारे घर ही होले वो आपकी समस्या है, नहीं आइए, नहीं आइएगा उसके लिए फिर मारेंगे, क्यों नहीं आए। यहाँ 3 बजे एग्जाम शुरू कर देना है, और आपके पास इस बार कमी नहीं होगा, इस बार आपके पास टीचर हो जाएंगे 6-7। 4 को भी यहाँ हैं, एगो मिस आएंगी, 5 हुआ, सूरज आएगा, 6 गो हुआ, 6 टीचर है, क्लास आपका 4 गो है। 4 गो एकदम गार्डिंग में रहेगा, और 2 मतलब क्लासे में रहेगा, 2 को घूमते रहेगा, अब धूकेगा, उसमें धुकने में हम रहेंगे। एगो न होगा तो मैं थोड़ा सर के रख लूंगा, बढ़िया धुकते हैं। टाइम कैसे खत्म होगा, बिना पढ़े छोड़ेंगे? तू नहीं टाइम पास कर रहा था, करो, आज खत्म करना है। छुट्टी है का? ठीक, पूरा एग्जाम वाला समझ में आ गया क्या होगा? आप पूरा इसको ये मत समझिएगा कि कोचिंग का टेस्ट है, इसको बस समझ लीजिए कि बोर्ड का ही टेस्ट है, क्योंकि उससे भी भयंकर यहाँ सेट किया जाएगा। वहाँ तो आपको 50% रहता है, यहाँ पे आपको वही है तो वही है, किसी को नहीं है। देखो, अब वो में तूने नहीं कहना कि वो लोग के तू सहूलियत दे दिया है, मतलब अगर कोचिंग में टॉप अप कर जाए तो 6th, 7th और 8th वो सबके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम रहता है। तो उन लोग के किए कि 55 को ऑब्जेक्टिव देंगे, अब 15 को सब्जेक्टिव देंगे 3-3 नंबर के, जो कि उसके लिए हार्ड रहेगा। वो 55 को ऑब्जेक्टिव और 3-3 नंबर के सब्जेक्टिव को सॉल्व करना 6, 7, 8 के लिए हार्ड क्वेश्चन है वो। तो उसका वैसे रखेंगे कि 5 नंबर वाला करके उसके 100 नंबर पूरा करने में हमारे हालत खराब हो जाएगा। तो उसको ऐसे करते हैं 55, 45, तो 3 गो के वो आधार पे, और आप लोगों को अब उस सब के 11, 12 के, तो उस सब के है कि 10 गो सब्जेक्टिव है 2 नंबर के, और 6 गो सब्जेक्टिव है 5 नंबर के, क्योंकि बोर्ड पे वहाँ पे 5 नंबर के आते हैं। तो हम बोर्ड के अनुसार क्वेश्चन सेट किए हैं। तुम्हारा बोर्ड पे 4 नंबर के पूछता है, तो तुम्हारा 4 नंबर के मिलेगा, समझ गए? आपका 5 नंबर नहीं मिलेगा, 4 ही नंबर मिलेगा, और लिखना आपको उसी आधार पे है। अभी हिंदी में तो हिंदी वाला सर से चर्चा कीजिए, नहीं कैसे हुआ है? नाखून बढ़ते तकले पढ़ लिया करा, नहीं हुआ है। वो में 4 चैप्टर है। चलिए, अब ये सब क्लास के बाद बात करें तो और ज्यादा बेहतर रहेगी, पहले क्लास कर लिया जाए। आज ये हम लोग चैप्टर पर, कल हम इसका समझो कि आधा से ज्यादा खींच लिए हैं, आज थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ, आज ये चैप्टर खत्म, कल इसका ऑब्जेक्टिव, फिर 2 दिन हम इंग्लिश में भी उन्हें टेंस खत्म कर देंगे, और संडे से हम लोग एग्जाम में लग जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि हम टेंस भी इस हफ्ते में खत्म करके निश्चिंत रहें, एगो लगी 1 सप्ताह लटकाए नहीं, क्योंकि 1 सप्ताह तो नहीं के तो यहाँ क्लास चलेगा नहीं, ऑफलाइन जो होगा वो ऑनलाइन, जो पीछे के छूटा हुआ है उसी को डाला जाएगा, आप लोगों का सिर्फ एग्जाम चलेगा। ठीक, तो एक दिन आप लोग हमसे जस्ट ये कर लीजिए कि सैटरडे को आप लोग हमको 1 घंटे एक्स्ट्रा दे दीजिए, 9 से 10, ठीक, और उसमें टेंस को खत्म कीजिए। एग्जाम बाद जब इंग्लिश के आएगी तो पहले किताब पढ़ेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक ग्रामर के शुरू करेंगे, ठीक है? एडजस्ट कीजिएगा। चलिए, बढ़िया है। आज ये इधर धात्विक खनिज, अब देखो धात्विक खनिज में लौह अलौह होता है, हम लोग लौह खनिज, अलौह खनिज, धात्विक, अधात्विक, कार्बनिक, अकार्बनिक, ये पूरा कल हम लोग पढ़ लिए हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पेज आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसमें जिस पेज पर लिखा होगा कि ये लिखना है उसको लिखना है, ठीक। एक बार क्लास खत्म होने के बाद हम समझा देंगे कि कैसे लिखना है, समझ गए? अब आइए यहाँ चैप्टर पर, धात्विक खनिज।
अब यहाँ पे पूरा हम लोगों को पढ़ना है कि इसका वितरण कहाँ कहाँ पे, यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना उत्पादन होता है, काम में उपयोग है, इतना ही चीज देखना है। देखिए इसके अंतर्गत में बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता, ये सब धात्विक खनिज में उदाहरण है। और धात्विक में भी कौन है? अलौह, जिसमें लोहा की मात्रा या तो नहीं होता है, न तो न के बराबर होता है, उसके ये सब उदाहरण है। ठीक, और ये सब के हमारे रोज के जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए सबको जानना भी जरूरी है। सबसे पहले बॉक्साइट को देखो। बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम। बताओ हमारे जीवन में एल्युमिनियम का उपयोग नहीं है? हम लोग के घर में लगभग जो बर्तन होगा एल्युमिनियम का होगा, जिसमें खाना बनता है, खाते हैं वो स्टील के है, लेकिन जिसमें बनता है वो क्या चीज के है? तसला, थरिया, छीपा, सब क्या चीज के है? एल्युमिनियम के है। अब सब छोड़िए, आपके गांव में जो बिजली का तार लगा हुआ है क्या चीज का है? एल्युमिनियम कहता है। ऐसा कई सारा हमारे जीवन में प्रतिदिन इसका उपयोग होता है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट उसका मतलब अयस्क है, यानी पत्थर के रूप में रहता है, उसमें कई सारे कचरे मिले हुए रहते हैं, उसमें से इसको अलग करके एल्युमिनियम को फिर निकाला जाता है। तो बॉक्साइट होता है, यह एक अलौह धातु है और इसमें से एल्युमिनियम नामक धातु प्राप्त किया जाता है। और भारत में इसका भंडार बहुत ज्यादा है, इतना है कि एल्युमिनियम के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हमको किसी देश से एल्युमिनियम खरीदने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे पास है। ठीक, यहाँ पे लगभग 3037 मिलियन टन एल्युमिनियम का अनुमान लगे है कि हमारे पास भंडार है। उपयोग अगर पूछे कि एल्युमिनियम का क्या उपयोग है, तो यही बात लिखना है कि एल्युमिनियम का उपयोग निम्नलिखित चीजों में करते हैं, कार्यों में करते हैं, ऐसे करके नीचे लिख दो, या फिर ऐसे लिखो एल्युमिनियम का उपयोग डैश दो, लिखो ये इसका उपयोग वायुयान के निर्माण में, जो हवाई का जो पूरा बना रहा है, हवाई जहाज जो देखते हो ना, तो पूरा जो बना हुआ है खोली काची के है? एल्युमिनियम के है, क्योंकि वो हल्का होता है। विद्युत उपकरण के निर्माण में जो भी बिजली के तार ये सब है, किससे बना हुआ है? एल्युमिनियम का रहता है। घरेलू साज सज्जा के सामानों में भी इसका उपयोग करते हैं, बर्तन बनाने में होता है, सफेद सीमेंट में होता है, और रासायनिक वस्तुओं के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर एल्युमिनियम का उपयोग पूछेगा, 2 नंबर के पूछेगा, इतना ही बात आपको लिखना है। और ये सारी बातें आपको किताब की है, अलग से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली छांट के अलग कर देंगे, वहां एक के साथ है, समझ गए? इतना ही लिखना है, बाकी पेज मिलेगा आप लोगों को। अब वितरण देखिए कहाँ कहाँ है। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। लगभग कितना? तो उड़ीसा में आपको 42%। अगर भारत में 3037 मिलियन टन है, तो 3037 में 42/100 करके सॉल्व करो, जितना कट छट के आएगा उतना मिलियन टन एल्युमिनियम अकेले कहाँ है? उड़ीसा में। यानी 100 टन है तो 100 में से 42 टन कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है। अगर पूछे एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, तो उड़ीसा है। ठीक, यहाँ पे जगह के भी नाम बताया गया है, लेकिन उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन आगे है। देखो कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़, संबलपुर, ये सब वो क्षेत्र हैं उड़ीसा के जहां पे बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, जो 17.35% बॉक्साइट के उत्पादन करता है। और यहाँ पे जामनगर, कैरा, सबरकंठ, कच्छ और सूरत में बॉक्साइट के खदान है, वहां से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों को झारखंड। झारखंड तीसरा स्थान पे है, यहाँ से 14% बॉक्साइट के उत्पादन किया जाता है। कहाँ कहाँ? तो लोहरदगा, रांची, लातेहार, पलामू, ये वो जिले हैं जहां से एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट निकाला जाता है। कितना परसेंट? 14%। यहाँ से 17.35%, यहाँ से 42%। ठीक, सबसे आगे वाला याद रखिएगा कौन है? उड़ीसा। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको आ जाता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कहा? कोलबा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, ये वो जिले हैं जहां से बॉक्साइट प्राप्त होता है। कितना परसेंट? 12%। छत्तीसगढ़ से कितना? 6%। छत्तीसगढ़ में कहा? तो सरगुजा है, उसके बाद रायगढ़ है, बिलासपुर है, ये वो जिले हैं जहां से प्राप्त होता है। समझ गए? उसके बाद कुछ अन्य राज्य जहां से बहुत कम मात्रा में होता है, उसमें आ जाता है तुमको कर्नाटक,
कर्नाटक में बेलगाम जो है वहां से, तमिलनाडु के नीलगिरी, सेलम और मदुरई या कोयम्बटूर से, उत्तर प्रदेश में भी तुमको बांदा जिला जो है वहां से थोड़ा सा बॉक्साइट निकल जाता है, जम्मू कश्मीर से भी निकलता है। उसके अलावे और देखो तो मुख्य रूप से यही है जहां से तुमको बॉक्साइट प्राप्त होता है। ठीक, कुछ इसमें डाउट क्या? ना, बिहार में अभड़क मिलेगा ना, है नहीं था। बिहार खनिज वन के मामले में नगण्य है। जब तक झारखंड था तब तक था, झारखंड के अलग होते ही नगण्य हो गए हैं। हाँ थोड़ा बहुत है, मतलब एक के जिले के नाम है बांदा जिला, मुख्य रूप से कहाँ निकलता है? उड़ीसा में। क्लियर? ठीक। अब देखो भारत एक विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है, यानी यहाँ के बॉक्साइट दूसरे दूसरे देशों में भेजा भी जाता है, और सबसे ज्यादा जो मंगवाता है वो है इटली, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जर्मनी और जापान। ये वो देश हैं जो भारत से बॉक्साइट खरीदते हैं और हम लोग उससे बेचते हैं। समझ गई? हाँ आगे आइए। तांबा में, तांबा दूसरा जो अलौह युक्त धात्विक खनिज है, धातु तो है लेकिन लोहा के अंश उसमें ना होता है। अब ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी, जैसे बिजली के तार में एल्युमिनियम होता है, उससे भी मजबूत कौन होता है? तांबा वाला। देखिए यहाँ पे तो तांबा भी हमारे लिए बहुत उपयोगी अलौह धातु है, और बिजली का सबसे अच्छा संचालक माना जाता है तांबा को। ठीक, अभी यहाँ कोचिंग में जितना भी तुम्हारा तार है सब तांबे वाला लगाया गया है, क्योंकि ये ज्यादा लोड उठाता है, एल्युमिनियम वाला कम उठाता है, तो तांबा वाला तार महंगा भी मिलता है। देखिए भारत में तांबा के अभाव है, बॉक्साइट में एल्युमिनियम में तो भंडार भर भर के, लेकिन तांबा में हमारे पास कमी है। यहाँ पे मात्र इतने करोड़, वो मिलियन टन में था, 3037 मिलियन टन जो बॉक्साइट है, और ये 125 करोड़ टन है। ठीक, तो इतना ही है। 1951 में यहाँ पे उत्पादन जो है इतना होता था, 3,75,000 टन। फिर आगे चल के उत्पादन बढ़ा, 1990-91 में कितना हो गया? 52,49,000 टन उत्पादन हुआ। लेकिन 2001 में आते आते उत्पादन फिर से घट के कितना पा गया है? 30,85,000 टन के उत्पादन। उसके बाद के डेटा हमारे पास नहीं है। इसको उत्पादन करना, खनन करना, गला करके तांबा को बाहर निकालना, ये पूरा काम जो है ये करता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कंपनी के नाम है। यही पूरे तांबे वाला भारत में कार्य को करता है। बॉक्साइट करें, तांबा के जो अयस्क है पत्थर, उसको निकालना, फिर उसको गलाना, उसमें से तांबा को अलग करना, ये पूरा काम कौन करता है? ये कॉपर का मतलब है क्या होता है? तांबा। तो इसी पकड़ लेगी अगर पूछ दे तो। मेन है तुम्हारे लिए तांबा का उपयोग याद रखना। इसमें उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले तो विद्युत का एकदम सुचालक है, बढ़िया संचालक, इसलिए विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा तांबा के बर्तन भी बनता है। ठीक, आजकल तो नहीं, लेकिन पहले तांबे के सिक्के भी बनाए जाते थे। तो इन सभी कामों में इसको हम उपयोग करते हैं। साथ ही साथ दूसरे धातु में मिला करके भी नया धातु बनाने में तांबा का प्रयोग करते हैं। समझ गई? इतना ही बात आपको लिखना उपयोग में। उत्पादन कहाँ कहाँ होता है सो देखो, क्योंकि हम लोग इसमें गरीब हैं, एक तरह से अभाव है, तो बहुत कम जगह पे उत्पादन होता है। इसका उत्पादन होता है तुमको झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में, ये जिला है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। जैसे हमने के पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण है ना, वैसे ही झारखंड में ये दो जिला है, वहाँ तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा झारखंड के हजारीबाग और पलामू में भी इसका उत्पादन होता है, वहां पे भी इसके खदान है। ठीक, फिर राजस्थान के खेतरी नाम के जो जगह है वहां मिलता है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में बालाघाट, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिलों में तांबा के खान है। आंध्र प्रदेश में भी है खम्मन और गंटूर, कर्नूल जिला में, कर्नाटक में चित्रदुर्ग और हासन जिला है वहां पे, और महाराष्ट्र में चंद्रापुर। ये सभी वो राज्य और जिले हैं जहां पे तांबा के खदान हैं। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ी और धात्विक खनिज पर आ जाएं। अभी तक हम लोग धात्विक खनिज में लौह युक्त और अलयुक्त पर है। अब अधात्विक खनिज पर हो, वैसा खनिज जिसमें धातु होता ही नहीं है। अब वो क्या होता है वो सब कल है पढ़ावल है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, क्लियर? शाम के 6 बजे 7 बजे समझ में आ जाएगा, ऊपर भी लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा।
पेज जो ग्रुप में भेजा है ना, पढ़ के भी आप समझ सकते हैं खनिज का होता है, किताब में भी है। उसमें जो है किताब से थोड़ा अलग भाषा में लिखे हैं, आसान में, किताब वाला थोड़ा सा घुमा के है, आपको जो बेहतर लगे, दोनों तो उसी का डेफिनेशन है। यहाँ देखिए धात्विक खनिज, भारत में धात्विक खनिज के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों का भी भंडार है, ठीक। और इसका भी यहाँ पे औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्थिक रूप से अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, समझ गए। एक चीज जो हम कल तुम लोगों को बता दिए हैं, 1 टन लौह इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये क्या आप जानते में है, लेकिन पेज में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में करवा देंगे। 1 टन इस्पात बनाने में, इस्पात मतलब होता है स्टील, स्टील देखा है, टीना हम करें स्टील, तो तू करे टीना, टीना अलग होता है, स्टील अलग होता है। घरे स्टील के बल्टी सब ना देखला है, बर्तन है कौची के है, फुलहा के, तांबा वाला, पित्तल के, लकड़ी की मट्टी वाला है। इस्पात बनाने में 10 केजी कौची लगता है, मैग्नीज। ये बात याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में हम करवाएंगे, ठीक ना। हाँ मैग्नीज, वजन बढ़ जाता है। तो अरे देखो इस्पात जो होता है ना, माने स्टील, स्टील का होता है, लोहे का ही एक रूप है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता है स्टील में। जैसे या किसी के घर में देखना, सीढ़ी उड़ी पर या घर में जो रेलिंग किया होगा उजला तरह के स्टील रहता है, ठीक, तो उसमें जंग नहीं लगता है, तो उसमें इसको मिला के बनाया जाता है। और आपको उतना दिमाग नहीं लगना है, बस 1 टन इस्पात में 10 केजी मैग्नीज लगता है, ये याद रखना है। कैसे बनता है, क्या बनता है, ये नहीं पूछने वाला है, ठीक। आगे देखिए जल्दी जल्दी, अभ्रक। सबसे पहले आ जाइए हम लोग कहाँ, अभ्रक पे। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है। कैसा अभ्रक, शीट अभ्रक के उत्पादन करने में, ठीक। अब तक इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में होता था। अभ्रक का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान में करते थे। आयरन देखी है, हाँ आयरन करे वाला, उसमें इसका उपयोग होता है। वो रहता है ना तस्सीलेट जैसा बनाया हुआ, जो गर्म होता है, उसके बाद गर्म करते हैं, अंदर रहता है वो, उसमें शायद इसका उपयोग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका बहुत ज्यादा, यानी बिजली संबंधित चीजों में उपयोग होता था। लेकिन आजकल ये कई सारे आर्टिफिशियल विकल्प है हमारे पास, जिसके कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसके उत्पादन पर और निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग अब अपने तरीके से लैब में ही तैयार कर ले रहे हैं, ठीक। प्राचीन काल में अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी किया जाता था, दवा के रूप में भी करते थे। साथ ही साथ विद्युत उपकरण के लिए भी इसका उपयोग होता था। विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को ये सहन कर सकता है, विद्युत रोधक होता है, यानी एकरा में लाइन नहीं आता है, तो आपको लाइन नहीं मारेगा। आप आयरन कैसे छूते, गर्म है कि ना, लाइन नहीं मारता है वो, इसी के वजह से, समझ गए। आगे देखिए, भारत में उत्पादन के दृष्टि से अभ्रक के 3 पेटी है। पहला बिहार में, झारखंड में और आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। हाँ 12 लड़का खुश हुआ कि बिहार में अभ्रक पाया जाता है। देखो ये वो जगह है जहाँ पे पहला में आता है तुमको बिहार झारखंड 1 पेटी, दूसरा पेटी में आ जाएगा तुमको आंध्र प्रदेश, और तीसरा में कौन आएगा, राजस्थान। यहाँ पे भंडार में बात करो तो यहाँ पे तुमको 59,065 टन, बहुत कम है, लेकिन उत्पादन इतना तुम्हारे पास है। 2002-03 में इसका 12,017 टन के उत्पादन हुआ था। नया डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक। अब धीरे धीरे इसका उपयोग कम ही होगा, क्योंकि बहुत कम उपयोग करते हैं लोग। अब देखो बिहार झारखंड में सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला यहाँ पे तुमको अभ्रक पाया जाता है, ठीक। पश्चिम में गया जिले से लेकर के, बिहार के पश्चिम जो गया जिला है, गया जिला से लेके हजारीबाग और मुंगेर तक होते हुए आप चले जाइए कहाँ तक, भागलपुर तक। ये इतना जिला तक ये अभ्रक के पूरा फैला हुआ है इलाका, यानी पूरे इलाका में। पटना में कुछ नहीं, पटना राजधानी हो, पहाड़ी इलाके यहाँ बाका। ये सब कहाँ निकले ला बबुनी, मारेंगे मरिए जाएगी। आई थी कल है, कहाँ निकले ला बबुनी,
खनिज कहवा निकलेला रे बाबू? खनिज कहाँ पाई जाला? नदी में? नहीं, गलती बात है, पठारी इलाकों में मिलता है। पहाड़ और पठार में अंतर होता है। पठार में ऊंचा ऊंचा रहता है, लेकिन उससे ऊंचाई में कम होता है। पठार पे जीवन जी सकते हो, पहाड़ पे नहीं। पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा होता है, पठार के कम होता है। पठार पे आप खेती कर सकते हैं, पहाड़ पे आप नहीं कर सकते हैं। तो पठार खनिज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हाँ दोनों अलग अलग क्वालिटी के होता है। वो उजला तरह के रहता है, वो घर सब बनाने में इतना उपयोगी ना है। हाँ, वो कोई कारण होगा जो हमको ना पता है। हाँ हाँ, हो सकता है। ए लड़का, अभी यहाँ देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, समझ गए? झारखंड में देखो कहाँ कहाँ, धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूम जिला में अबरक के भंडार हैं। बिहार झारखंड भारत के 80% अबरक का उत्पादन करता है। अगर पूरे भारत में 100 किलो अबरक आया है तो उसमें से 80 किलो बिहार झारखंड से है। ठीक, तो इतना उत्पादन करते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश था, तो वहां पे नेल्लौर जिला में अबरक उत्पादन है। राजस्थान जो कि तीसरा अबरक उत्पादन वाला राज्य है, यहाँ से भी तुमको जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर से अबरक के उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के अबरक के खरीदने वाला जो देश है उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका हमसे अबरक खरीदता है। क्लियर? आगे बढ़े, बस निपटैले ही। चूना पत्थर समझता है ना? चूना पत्थर, चूना या सीमेंट, सीमेंट भी इसी का रूप है। हाँ हाँ, वही। हाँ, चुनिए, चुनिए कर रहे हैं, सुनिए। चुना चुना करके चुनिए हो गए। चूना पत्थर, भारत के चूना पत्थर का 76% उपयोग सीमेंट बनाने में। जितना चूना पत्थर है ना, पत्थर के रूप में, उसका 76% कहाँ उपयोग कर लेते हैं? सीमेंट बनाने में। 16% लौह इस्पात में प्रयोग करते हैं, 4% रसायन में प्रयोग करते हैं, केमिकल बनाने में, और शेष 4% का उपयोग हम लोग उर्वरक, कागज और चीनी उद्योग में करते हैं। हाँ जी, सफाई सब करने में उपयोग किया जाता है। समझिए, देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी चूना पत्थर पाया जाता है। तो बिहार खनिज के मामले में एकदम धनी है। अब खनिजों का कुछ आर्थिक महत्व होता है। पृथ्वी पर जैसे हम लोगों को जल और जमीन इंपॉर्टेंट है, थल मतलब जमीन, भूमि इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए खनिज भी। जैसे इसके पूरे खजाना एकदम पानी पूरा भर भर के है, भले पीने लायक उतना नहीं है। जैसे भूमि हमनी के पर्याप्त है, वैसे ही खनिज भी हमारे लिए पर्याप्त है। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति और दिशा नहीं दे सकते हैं। इसका एक महत्व है आर्थिक, अगर आप खनिज में विपन्न हैं तो आपको विकसित होने की संभावना बहुत कम है। हमें पता था कि कोई जापान के नाम लेगा, क्योंकि वहां के मानव संसाधन बहुत बेहतर है। ठीक, खनिज के मामले में वो विपन्न है, लेकिन मानव संसाधन में वो संपन्न है। ठीक, तो अगर आपके पास खनिजों की कमी है तो आपका आर्थिक विकास में ये बहुत बड़ा बाधा डाल सकता है। ढेर आदमी होए से ना होता है, कैसन आदमी है ऊ से होता है। हमनी आदमी के भेष में जानवर हैं, जानवरों ने जानवर हैं। हाँ, बस खाली पैदा लिए धरती पर, काहे लिए कोई मतलब, काहे जन्म लिए पता है? जीवन के कोई उद्देश्य है? अभी ले इसको है कि कुछ तो होगा, क्या चीज है? हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या उद्देश्य है। अरे खूब उद्देश्य होगा तो वही जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी हुई, बच्चे हुए, बूढ़े हुए, अस्पताल गए, मर गए, वही वाला होगा लक्ष्य। और कुछ है? समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति तुम्हारा क्या लक्ष्य है? कभी सोचियो कि हम हैं तो हमसे समाज को क्या मिलने वाला है? अपने लिए तो सोचियो कि स्वार्थी व्यक्ति, हम जान रहे हैं कि हमको जीवन में ये करना है।
तुमको करने से समाज को क्या फायदा है, कभी सोची है? समाज में तुम्हारा क्या योगदान है, कुछ सोची है? ऐसा क्या करो जिससे समाज के भला हो सके? है ऐसा कोई लक्ष्य है भगत सिंह जैसा लक्ष्य कि अपना जीवन समर्पित कर देंगे लेकिन देश के लिए बेहतर है? तो लक्ष्मीबाई जैसन है तोरा में? ये एक्सक्यूज दे रही है कि भगत सिंह लड़का थे, हम लड़की थे, तो लक्ष्मीबाई कौन थी? दिमाग लगा रही है। तो ये करे कि जनसंख्या होने से नहीं होता है, वो जनसंख्या कैसा है इससे होता है। अगर हमने के जनसंख्या का प्रत्येक व्यक्ति अगर गौतम बुद्ध, अम्बेडकर और गांधी जैसा हो जाए, भगत सिंह जैसा हो जाए, तो विश्व गुरु बनने में हमको ज्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन ये हो भी नहीं करेगा। अरे तो हमारे देश में इतने सारे लोग हैं कि याद रख सकता है कोई भाई? वो करा एपीजे अब्दुल कलाम के कहने नाम लिया, हम माफी मांगते हैं तुरा से कि उनका नाम नहीं लिए। हम तो कहते हैं कि इस दुनिया में, भारत में, चुप, भारत में एकमात्र ऐसा मुसलमान है जिनका नाम कितनों कट्टर हिंदू क्यों न हो, और ये करके तो नाम उनका नहीं लेगा। अब वो नाम है एपीजे अब्दुल कलाम का, क्योंकि वो देश के लिए जिए थे। वो इस बात को भी दिखाता है कि अगर आप देश के प्रति समर्पित है तो देश आपको सम्मान देगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, ये मायने नहीं रखता है। आप देश के लिए क्या किए हैं ये मायने रखता है, समझे? क्लियर? आगे बढ़े। एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत महान हस्ती थे, कभी उनका जीवनी पढ़ो कि किस संघर्ष वो गुजरे थे और तब वहां पहुंचे। वहां से तुमको जिंदगी में मोटिवेशन मिलेगा कि मुश्किलें आती है, और जिस व्यक्ति के जीवन में मुश्किल नहीं आया वो जिंदगी में सफलता तो नहीं पा सकता है। सफलता पाना है तो मुश्किलों का सामना तुमको करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा मुश्किल आ रहा है तो जीवन में समझो कि तू जीवन में उतना ही बेहतर करने वाला है। बस मैदान में टिके रहो, छोड़ना मत। हमें छोड़ देते हैं, वही गलती हो जाती है। छोड़ो मत, अब मरना चाहे जीना उसी में, फिर देखो उसमें सफलता मिलता है कि नहीं मिलता। एक दिन मिलेगा, और मिलेगा इतना कि उतना तो उम्मीद भी नहीं किया है। बस टाइम लगता है, सफलता समय मांगती है। अब समय दीजिए उसको। अब बैठल हैं घरे, सुतल हैं, सोच रहे हैं कि ब्याह टॉप करे, तब तो नहीं करिएगा। उसके लिए आपको शादी ब्याह, दोस्त यार, खेल कूद, मोबाइल सब त्यागना पड़ेगा। आपको इसी किताब में डूबना पड़ेगा। हमेशा क्वेश्चन के साथ आपको खेलना पड़ेगा। ये कर क्वेश्चन ऐसे, आप भले बैठे हुए हैं यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ही चलता रहे कि घड़ी वाला क्वेश्चन याद किए थे, इसका ऐसे ऐसे है, ऐसे है तो काहे है। खुद ढूंढिए, ना है तो टीचर से पूछिए, वो करेगा जीवन में बेहतर। 4 क्वेश्चन रट के आप पास कर लीजिएगा, ताक झांक करके फर्स्ट डिवीजन आ जाइएगा, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए आप बेहतर नहीं कर पाइएगा। आज आप लोग हमको मोटिवेट करवा रहे हैं कुछ ना आलतू जलालतू सब कुछ भुलालतू छू। इधर देखो, क्योंकि अभी जिंदगी जिएंगे कि देखो यहाँ तो पूरा देश के आर्थिक विकास खनिज पर डिपेंड रहता है। अगर खनिज नहीं है तो आपका विकास में बाधा आ सकता है, तो देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इससे विश्व में बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। वहां के राष्ट्रीय आय में मुख्य योगदान खनिज संसाधन ही है। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार अगर हम इसको उपयोग कर लिए तो दोबारा इसको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसको बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। ठीक, इसलिए क्या करना है, हम लोग को वर्तमान में यूज करना है और भविष्य को भी सोचना है, यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम भी करें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी करे। इस चीज को ध्यान में रख के इसका उपयोग करना है। खनिज ऐसा क्षयशील संसाधन है जो एक बार खत्म तो दोबारा इसको हम नया नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो इसको संरक्षण दीजिए और सही से इसका उपयोग कीजिए। खनिज के संरक्षण के लिए क्या करना है, यह एक क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है और सबके मात्रा सीमित है। हमको पता है कि कौन सा संसाधन मेरे पास कितना है, जितना भी पढ़े सबके पढ़ भी लिए कि कितना हमारे पास उपलब्ध है। ठीक, और इनका पुनर्निर्माण भी हम नहीं कर सकते हैं, ये भी असंभव काम है। तो ऐसे में ऊपर से ये खनिज उद्योगों का आधार है। रीढ़ है कौन, कल बताए हैं, लोहा को उद्योगों की जननी और सभ्यता का रीढ़ कहा जाता है खनिजों को। अगर ये न हो तो सभ्यता, उद्योग, ये सब खत्म, संस्कृति खत्म। तो बहुत महत्व है।
औद्योगिक विकास के लिए खनिज का होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर इसका दोहन उपयोग हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए संकट बन जाएगा और फिर वो विकास के जो प्रक्रिया चल रही है वो थम सा जाएगा। तो ये चीज ना हो, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसका संरक्षण और प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। अब अगर तुमको पूछे कि खनिज के संरक्षण के बारे में बताए क्या कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से लिखना है। 3 बात आपको याद रखनी है, ऊपर के सब महत्व बताया जा रहा था, ठीक ना। खनिज संरक्षण पूछे तो यहाँ से आपको बताना है। पहला, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करें। लगातार जो दोहन हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, मतलब बर्बादी, उस पर हम क्या करें, रोक लगाएं। दूसरा, उसका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करें। तीसरा, खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, नए नए खनिजों के भंडार के खोज करते रहना ताकि ये लगातार चलता रहे। फिर इन पदार्थों को बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक जितना हमको जरूरत है उतना ही का उपयोग करें। तो ऐसे करके हम बचा सकते हैं। इससे जो पारिस्थितिकी पर कुप्रभाव पड़ रहा है उसको कंट्रोल करना है और खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना है, लगातार करते रहना है। ठीक, जैसे हम लोग अब उपयोग करते हैं ना, जैसे हमने सोना यूज की है, फिर पुराना होता था, फिर से उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करवा लेते हैं। कम मात्रा में आता है, नहीं होता है, रिसाइकिल करवा लेते हैं। ठीक, लोहा है, जैसे हमने के घरे, सबके घरे कुट्टी काटने वाला कल है और उसको पजाने के लिए एक रेती आता है। अब जब वो रेती बेकाम हो जाता है तो उसको हम लोहार के पास ले जाते हैं, उसको गर्म करके उसको से दाब बनवा देते हैं, पधारी, ये तो बन जाता है ना, कर लिए। और नहीं तो उसको आप फेंकिए मत, उसको जमा करिए, उसको बेच दीजिए, उसको गला करके फिर से एक नया धातु में नए चीज में उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो ये रिसाइकल करके हम खनिजों का बचाव कर सकते हैं, समझ गए, कोई भी खनिज हो तो ऐसे करके भी इसको हम बचा सकते हैं। अगर खनिजों का संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज के जो संकट है इससे हम बच सकते हैं, ऐसे इसको हम बचा सकते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हुआ खत्म। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, जाइए।